कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ, एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल पाइथन एंड जेएनएआई इज द फ्यूचर गाइस। हाय, आई एम संकेत और मैं आपके लिए लाया हूँ पाइथन एंड जेएनएआई का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स विच विल मेक यू इंटर्नशिप रेडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। कैप रजिस्ट्रेशंस कब शुरू होंगे? हम सब का रिजल्ट तो 19 तारीख को ही आ गया था, बहुत फटाफट रिजल्ट मिल गए थे। अब हम रजिस्ट्रेशंस का वेट कर रहे हैं और जब इससे हमें लग रहा था कि यार 2 जुलाई के आसपास वो आएगा, क्योंकि हर साल 12-13 दिन बाद आता है, तो चलो रजिस्ट्रेशन तो शुरू नहीं हुए, लेकिन आज 2 जुलाई है, तो मैंने सोचा यार आपको बता दूं कि एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे मुझे क्या फिल करना होगा ताकि आप रेडी रहे। अब जल्द ही शुरू होने वाला है, 2-3 दिनों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने ही चाहिए। तो यार क्या क्या लगेगा, थोड़ा एक गो थ्रू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बच्चों, कहाँ से शुरू होती है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस? तो आप लॉगिन करते हो, जैसे हमेशा आपने रिजल्ट के लिए लॉगिन किया या आपने सारा सीट रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन किया वहीं पर, तो मैंने भी लॉगिन किया एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कैप, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन अब हमें करना है, कैप कहते हैं हम, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अदरवाइज जब चालू हो जाए तो यहाँ पे दिखेगा एमएसटी, सीईटी, पीसीएम और वो सब चीजें। ठीक है, ओके। तो जब चालू होगा तब भी हम बताएंगे, लेकिन आप समझ लेना यहाँ आएगा और यहाँ मैं क्लिक करूंगा। अभी एग्रीकल्चर और हायर एजुकेशन ही दिख रहा है हमारे लिए। जब आएगा टेक्निकल एजुकेशन वगैरह वगैरह, तो हम क्लिक करते से ही पहुंच जाएंगे इस विंडो पर, राइट। नेक्स्ट जो विंडो है उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक, क्लिक करते से यहाँ पर तो सारे स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूँ पिछले साल के, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होगा सब बताऊंगा। बट बिफोर दैट, क्या आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी हो? एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी समझ लो। सारे कैटेगरी के लिए एक शॉर्ट मैंने लिस्ट बनाई है, आप भी देख लो क्या क्या लगेगा कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। तो लिविंग सर्टिफिकेट सबको चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं नहीं करते ये सब हमें बताता है, इंडियन नेशनलिटी है या नहीं वो बताता है, राइट। तो लिविंग सर्टिफिकेट हम सबको लगेगा, सबसे पहला डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर मेंशन ना हो इंडियन या इंडिया वहां एलसी के ऊपर, डोमिसाइल अगर बर्थ प्लेस महाराष्ट्र की ये मेंशनड ना हो लिविंग सर्टिफिकेट पर। ठीक है, अगर लिविंग सर्टिफिकेट पर मेंशनड है कि आपका बर्थ महाराष्ट्र में कहीं हुआ है, तो आपको फिर ये नेशनलिटी और डोमिसाइल की अलग से जरूरत नहीं है। 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, एमएसटी स्कोर कार्ड, जेई अगर आप जेई के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो तो। अब इसके बाद टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हो, अब क्या होता है टीएफडब्ल्यूएस हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप चेक करना। अगर आपके घर में इनकम 8 से कम है, 8 लाख से कम, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा इसी साल का, वैलिड टिल नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट के अलावा बिलो 8 लाख इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो वहां लिखा होता है वैलिड टिल 2027, तो वो चलेगा। ओके, ऐसा होना चाहिए। तो टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट जब भी लग रहा है ना बेटा, तो आपको याद रखना कि वैलिड टिल 31 मार्च ये लिखा होना चाहिए। 3 साल का निकाल रहे हो, 1 साल का निकाल रहे हो, उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए कर रहे हो तो प्रोफोर्मा ओ लगेगा। अब प्रोफोर्मा ओ पिछले साल का यूज कर सकते हो, नया अभी ब्रोशर आएगा तो उसमें मिलेगा, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। प्रोफोर्मा ओ मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, खुद लिखना होता है कि आई अंकुश बिलोंग टू गुजराती माइनॉरिटी एंड आई अंडरटेक कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और नीचे खुद का साइन होता है, दैट्स इट। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है प्रोफोर्मा ओ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर का प्रोवाइड कर दिया है आपको सबको, हमारी डेल्टा काउंसलिंग बैच में भी है, जो फ्री वाला बैच है उसमें भी है। तो ये प्रोफोर्मा वगैरह तो बता दिए, दे दिए, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, नए ब्रोशर के साथ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर ओबीसी, वीजेएनटी, एससीबीसी अगर ये कैटेगरी से हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, राइट। तो वैलिड टिल नेक्स्ट ईयर का वैलिडिटी होना चाहिए, वैलिड टिल 2027। ठीक है, तो वैलिड टिल 2027 होना चाहिए। वहां पर हर बार नॉन क्रीमी लेयर का भी वैलिड नेक्स्ट ईयर तक होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग। तो एससीबीसी वाले बच्चों के लिए भी लगेगा ये। और अगर आपके पास नहीं है तो आपने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हो। देन अगेन सारे कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को लगेंगे। अप्लाई कर दिया हो एप्लीकेशन नंबर से भी चलेगा, राइट। अगर डॉक्यूमेंट है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अगले 30-40 दिन में बिफोर यू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज आपके पास वो होना चाहिए। याद रखना, कॉलेज के एडमिशन के वक्त हमें सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ठीक, फिर उसके बाद रिपीटर्स है गैप सर्टिफिकेट, लेकिन अगेन ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगता है, अभी नहीं लगता।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो अभी से आप परेशान मत हो, कोई भी बहुत आराम से बना देता है, ये इजीली बन जाता है। आपकी फोटोग्राफ लगेगी, आपकी सिग्नेचर लगेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत मस्ट है। ऐसा फोन नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास हो, जहां ओटीपी आपको आराम से आए। ये तो बीएसएनएल का ले लिया और यहाँ आ गए, ओटीपी नहीं आ रहा है। सारे ओटीपी, सारे कम्युनिकेशन फोन के थ्रू ही होते हैं। लास्ट मैंने देखा था एक बच्चे का फोन नंबर चल नहीं रहा था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ओटीपी नहीं आ रहा था। फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, आपका लो, पापा का लो, किसी का भी लो, लेकिन ऐसा जो हमेशा वर्क करता रहेगा। देखो मेरे इसमें रिचार्ज नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी भी, हाँ ईमेल आईडी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कम्युनिकेशन का जरिया है, वो चेंज नहीं कर पाओगे आप। पूरे प्रोसेस में फोन नंबर और ईमेल आईडी अगले 3 महीना चलता रहे, ऐसा लेना। सर मैं भूल गया, ये चला गया, वो चला गया, नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट लगता है अगर कोई स्कॉलरशिप्स के लिए हो तो बैंक अकाउंट आपका पापा के साथ कंबाइंड जॉइंट अकाउंट सब चलता है अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो तो, अदरवाइज बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। और डिफेंस कैटेगरी के हो, राइट, या पीडब्ल्यूडी हो तो अपने अपने कैटेगरी, मतलब पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट हो गया, या डिफेंस के लिए आपको पता है कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स, फादर का डोमिसाइल और प्रोफॉर्मा सी, ये सब लगने वाला है। इन सब को डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के फॉर्म में बना के रखो। पीडीएफ का साइज जो है 500 KB से नीचे होना चाहिए, ओके, लेस देन 500 KB, मैक्सिमम 500 KB है। फोटो आपका है, सिग्नेचर का फोटो है, जो भी इमेजेस है उनको भी आप बना के रखो, तो उसका मैक्सिमम साइज 100 KB होता है। एंड साइजेस फोटो के देखो 3.5 से 4.5 है, जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी फॉर्मेट चलता है। तो मेक श्योर एक फोल्डर बना लो सारे डॉक्यूमेंट का। तो एक फोल्डर बना के थोड़ा सा तसल्ली के साथ रहो कि जब भी आएगा आप सब मेरे साथ लाइव, मेरे साथ जो बच्चे हैं डेल्टा में, मैं हर साल लाइव फॉर्म फिलिंग करता हूं। ये कैप रजिस्ट्रेशन पूरा लाइव आप मेरे साथ करोगे, मैं बताता हूं यहाँ क्या क्या करना है, 1-1.5 घंटा, और वही आप अपने लैपटॉप पे सेम टू सेम काम कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा होता हूँ, हर साल ये करता हूँ। हमारे काउंसलिंग में जो जानते नहीं है, डेल्टा 5.0 हमारी काउंसलिंग बैच चल रही है धूमधाम से, बहुत अच्छे से, बहुत कुछ सीख रहे हैं, 1-to-1 सेशंस हो रहे हैं, राइट, सारी बातें आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो ये गणितंक ऐप पे आप देख सकते हो। तो कोर्स के अंदर इसका फिर से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, पूरा फॉर्म फिलिंग आप मेरे साथ करोगे। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी दिन सबसे पहले हम भरेंगे लाइव बैच के अंदर, ठीक है, ओके। चलो तो अब स्टेप्स क्या होगी, तो आपने देखा कि जैसे आप यहाँ से, यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्निकल एजुकेशन वगैरह अपना जो है, तो बीटेक के लिए, वैसे ही आप इधर आओगे और इधर आके आपको मिलेगा सबसे पहला स्क्रीन, हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटीसीटी 2026 होगा यहाँ पे। तो आपको यस या नो में क्लिक करना है। ऑब्वियसली हम यस क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यस क्लिक किया तो देखो बेटा नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी, आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, राइट। ये तीनों कहाँ मिलेंगे आपको, तो आपको जो सीईटी का स्कोर कार्ड है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और डेट ऑफ बर्थ। और वैसे ही आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आपने चेक डिटेल्स पे क्लिक किया, राइट, तो आपके जो स्कोर्स है वो सारा आ जाएगा। तो आपका नाम, फिर आपके जो स्कोर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टोटल, पूरा के पूरा आपको दिखने लगेगा। ये बेस्ट ऑफ 2 होने वाला है, पहली बार 2 बार हुआ है एमएसटीसीटी, तो यहाँ जो स्कोर दिखेगा वो बेस्ट ऑफ 2 दिखेगा। दोनों दिखेगा क्या सर, नहीं, बेस्ट ऑफ 2 दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका बेस्ट ऑफ 2 कौन सा है, तो ये आपको दिखने वाला है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद, राइट, ये सब देख लिया, यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लो। इंस्ट्रक्शंस यही कि यार रेडी रहो, ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लगने वाले हैं, ऐसा सारा चीजें दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रोशर अच्छे से पढ़ लो है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आई हैव रेड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और फिर आप 7 प्रोसीड की तरफ जाओगे। तो ऐसे हम पहले अभी ना रजिस्टर कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन, तो हम अभी पहले खुद के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें अप्लाई करेंगे कैप के थ्रू, ऐसा है ये प्रोसेस। तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, समझ रहे हो बच्चा। तो आप, आई होप आप समझ गए कि हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटीसीटी, अपना डिटेल्स डाला, ये स्कोर ऑटोमेटिकली आएगा, ये स्कोर ऑटोमेटिकली आएगा, और स्कोर ऑटोमेटिकली आया, फिर आई हैव रेड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, और आगे बढ़ गए आप। तो आप यहाँ आगे बढ़ गए। इसके बाद जैसे 7 प्रोसीड किया, अब इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी होगी, राइट। तो पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या होगा सर, तो आपका खुद का नाम, आपका नाम एग्जैक्टली वैसा जैसे 12th के एचएससी या सीबीएसई जो भी बोर्ड से आपने पढ़ा है उस स्कोर कार्ड पे है वैसा ही। अगर वहां नाम पहले है तो नाम, वहां सरनेम पहले है तो सरनेम, राइट, वहां जो भी जैसा सीक्वेंस है, अपना 12th का मार्कशीट निकालो, एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको यहाँ एज अपीयर्ड और एचएससी मार्कशीट। प्लीज आधार कार्ड पे अलग है, इस पे अलग है, एचएससी मार्कशीट में अगर स्पेलिंग एरर है आप भी स्पेलिंग एरर रखो, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं। फिर फादर्स नेम पूछेंगे, मदर्स नेम पूछेंगे, ठीक है, तो ये सब आपको रखना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगेन यहाँ पे मदर्स नेम होता है वो डालना है आपको। जेंडर क्या है कंफर्म करोगे, मेल फीमेल जेंडर।
राइट। फिर उसके डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे। फिर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रखना है, राइट। तो ये तो बेसिक बेसिक है, लेकिन रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे आपको होता है ना, रिलीजियस माइनॉरिटी डिसाइड होगी। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियन के लिए कुछ कॉलेजेस है आगे जाके जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तरफ होगा। अगर आपने यहां क्लिक नहीं किया तो वो गया आपका सारा अपॉर्चुनिटी। ध्यान से, एक रिलीजन और एक मदर टंग, ये ध्यान से, क्योंकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी के कॉलेजेस तभी मिल पाएंगे। तो थोड़ा आराम आराम से फिल करना है, बड़े ध्यान से फिल करना है, राइट। एफर्ट देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। तो जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी आप या रिलीजन डालोगे, धर्म, राइट, तो हिंदू, लेटर से मैं मारवाड़ी हूँ, मेरा हिंदू आता है, राइट, तो हिंदू आ गया। मैं गुजराती हूँ, जैसे भी आपको पता है अपने जो भी है आप डालोगे, तो वो डाल दिया आपने। फिर उसके बाद में रिलीजन डाला मैंने हिंदू, फिर उसके बाद में आपको रीजन डालना होगा। रीजन रूरल या अर्बन, मतलब गांव से किया है 12th या शहर से किया है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेटर से मैंने गांव से किया। अगर आपने पुणे से किया तो आप अर्बन डालोगे, अगर आपने आसपास शिरूर से किया, दौंड से किया, तो रूरल डाल दोगे। सिंपल सी बात है। फैमिली इनकम क्या है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरी इनकम क्या है वो लिखना, क्योंकि 8 के नीचे इनकम हो तभी तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे 9-10 लाख डाल दी तो आगे के बेनिफिट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इनकम जो भी आपके फैमिली की वो यहाँ आराम से अच्छे से डालनी होगी, ठीक है। मदर टंग, मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर टंग क्या डाल रहा हूं मैं, हिंदी डाल रहा हूं तो हिंदी माइनॉरिटी मिलेगा। अब मारवाड़ी तो मदर टंग नहीं है ना, तो हिंदी डाल सकता हूं, राइट। आप देखो यहाँ लिस्ट मिलेगी आपको मदर टंग की, तो यू हैव टू सिलेक्ट। तो मारवाड़ी ये नहीं मिलेगा वहां पर, तो यू कैन हैव हिंदी, तो आप हिंदी माइनॉरिटी की तरफ जा सकते हो। गुजराती है क्या, सिंधी है क्या, राइट, ये सारा आप यहाँ रख सकते हो। मलयालम है क्या, तमिल है क्या, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी और आखिर में यहाँ नेशनलिटी आएगी। ये सेम स्क्रीनशॉट है, बस मैं अलग अलग चीजें आप बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये पुट करना है, यहाँ सिलेक्ट करना होगा, राइट, यहाँ पे ये पुट करना है, सिलेक्ट करना होगा। दिस इज ऑल ड्रॉप एंड ड्राउन, ठीक है। तो ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आई होप आप समझ रहे हो। नाम, पापा मम्मी का नाम, जो अपना जेंडर क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकम क्या है। तो 3 चीजें ध्यान से डालना, रिलीजन, मदर टंग, ओके। क्योंकि सारा आगे आप यहां चेंज नहीं कर पाओगे, सर मेरे को चेंज करना है पीछे जाके, नहीं कर पाओगे। जो भी करना है यही करना होगा। एंड इनकम कितना है, फैमिली इनकम, ये 3 बातें बहुत ध्यान से, हर चीज आपको ध्यान से रखनी है वैसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भाई मजाक नहीं है अब, और चेंजेस नहीं हो पाएंगे बाद में। फिर आप बोलोगे चेंज करना है, ये करना नहीं, अभी देख लो क्या है, पूछ लो घर वालों से अगर कंफ्यूज हो कोई भी चीज पर, तो ठीक है। फिर उसके बाद अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके आधार कार्ड पे जो भी होगा एड्रेस वो डाल दो, सिंपल है। यहाँ कोई भी चीज सीटी सेल आपके घर तक नहीं भेजती है, तो यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा डालना था, सर चेंज करना है, कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड घर आ रहा है या कोई चीज घर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कोई भी एड्रेस खुद का डाला, रिलेटिव का डाला, जो आधार कार्ड पे डाल दिया है ना, डाल दो यहाँ पे। बट ये इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सारा कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा, सारे ओटीपी उसी के थ्रू आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं भूल गया कौन सा नंबर डाला था, जैसे ही नंबर और ईमेल आईडी डालते हो ना, सेम मैसेज कर दो अपने पेरेंट को कि मैंने ये नंबर यूज किया है, ये ईमेल आईडी यूज किया है। बहुत सारे बच्चे, मैंने कौन सा ईमेल आईडी यूज किया था पता ही नहीं, उसका पासवर्ड भूल गया। ये बहुत बच्चों के कंप्लेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज, मैंने यहाँ लिखा भी है, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शेयर विथ योर पेरेंट्स। फटाफट शेयर कर दो आप पेरेंट्स को। फिर अपने पासवर्ड रखना है, पासवर्ड भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जो भी है उसमें @ वगैरह भी आना चाहिए। लेटर से MST CT @26, तो ऐसे हो सकता है, उसमें @ भी आ गया, नंबर्स भी आ गया, कैपिटल लेटर्स भी आ गया। पासवर्ड रखोगे, चूज योर पासवर्ड, कंफर्म योर पासवर्ड, OTP वगैरह के लिए क्या ये या कैप्चा आएगा, एंड सेव एंड प्रोसीड करोगे। तो ये बेसिक चीजें आप फटाफट करोगे। जैसे ही आप करोगे तो आपके फोन पर जो नंबर आपने अभी दिया, उस फोन पर आपको एक OTP आएगा। तो एंटर 1 टाइम पासवर्ड, वेरीफाई OTP, ठीक है। तो ये वेरीफाई OTP, तो ऐसा नंबर देना है जहां पे आपको हमेशा OTP मिलता रहेगा। तो फोन में जो OTP है वो यहाँ रखोगे, वेरीफाई OTP करोगे, राइट। और वेरीफाई OTP करने के बाद में एक एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। यहां आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, राइट, और आपका एक एप्लीकेशन आईडी बन गया है। एप्लीकेशन आईडी EN से स्टार्ट होता है बच्चों, इंजीनियर वाला EN, ओके। सो EN से शुरू होगा और आगे जो भी होगा ना 26 वगैरह वगैरह, आप 26 ईयर का 26 वगैरह 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 ऐसे होगा। तो ये नंबर जनरेट हो गया है। अब ये नंबर आपको मैसेज के फॉर्म में भी आएगा, मेल में भी आएगा, आप थोड़ा सेव भी कर लेना। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही नंबर अब आगे आपका यूजर आईडी बन जाएगा, यही नंबर आपका आगे एप्लीकेशन आईडी बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो दिस इज योर एप्लीकेशन आईडी। तो आपको अभी तक अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी थी, लेकिन कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो समझना था।
अंडरस्टूड बच्चा लोग, यहां तक की कहानी। अब यहां से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। हमने बस रजिस्टर कर लिया है, हमारा ईएन नंबर जनरेट हो गया है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट ईएन नंबर। तो इतना काम हमने कर लिया और हर बच्चा ये कर ले। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, नहीं है, आधे अधूरे हैं, नहीं कर पा रहा हूँ, फेल हो गया हूँ, हर बच्चा ये कर ले। ईएन नंबर रजिस्टर जनरेट करना बहुत बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस जो है ना 12-13 दिन चलेगी बच्चों कैप रजिस्ट्रेशन की, राइट। इसमें आप जो है कोई भी दिन 1-8 घंटा लगता है, लेकिन आपको करना जरूरी है, जल्दी कर लो, ताकि फिर इसके बाद अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना, राइट। वो भी कैसे होगा, क्या होगा, वो बताता हूं मैं आपको। अंडरस्टूड। चलो अब चले आगे। सो अब चलते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे या कैप का स्टेटस पता करना हो आपको कि मेरे को राउंड 1 में क्या लगा, राउंड 2 में क्या लगा, ये एप्लीकेशन आईडी लगेगा जो ईएन से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए इसको सेव कर देना, अपने पेरेंट्स को शेयर कर देना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईएन से स्टार्ट होगा बच्चा लोग। तो एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, तो जो एप्लीकेशन आईडी है वो मैंने डाला। पासवर्ड जो मैंने रखा था 8 कैरेक्टर्स का, आपने अभी अभी रखा था ना, MHTCT@26 या ऐसा कुछ, वो आप डालोगे और साइन इन करोगे, ठीक है। अब से जो है ना वेबसाइट ही अलग हो जाएगी आपकी, FE 2026 ऐसी वेबसाइट होगी। अब .mahacet.org ऐसी कुछ हो जाएगी, तो वेबसाइट ही अलग हो जाएगी। आप अपने पुराने पोर्टल से भी लॉगिन करके आ सकते हो या डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे जाओगे, मैं बताऊंगा आगे भी आपको, ठीक है। सो आप रजिस्टर करोगे, समझ रहे हो आपने क्या किया अभी तक, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़े हैं। जैसे ही आप फिल करते हो अपना ईएन नंबर और पासवर्ड, आपको दिखता है आपके बारे में कि ये आपका ही है। सो ये आपका ही नाम, यूजर आईडी, एप्लीकेशन आईडी दिख जाता है। और आपको ये वाली स्टेप्स अभी करना बाकी है। यहाँ दिखाई देगा आपको, योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म में ये 8 स्टेप्स है जो आपको पूरे पूरे करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने कर ली है, लेकिन कैंडिडेचर टाइप तो ABCD वो क्या है वो देखना पड़ेगा। होम यूनिवर्सिटी कौन सी है वो डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आता है, आपको कैसे होता है बताता हूँ। फिर स्पेशल रिजर्वेशन मतलब OBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, वो सब बताना पड़ेगा, राइट। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होगी कि 10th में क्या परसेंट आए हैं, 12th में क्या आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर JEE का स्कोर वगैरह है कि नहीं वो सब डालना पड़ेगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर डालने पड़ेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसीलिए अब आपके पास सामने आपके डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, ताकि हर स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको ये फिल करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कैंडिडेचर टाइप। आई होप आपको क्लियर है कि आप कौन से कैंडिडेचर टाइप में हो। ABCDE इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन चांसेस सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं सर मैं A क्यों नहीं हूँ, B क्यों हूँ, इट डजेंट मैटर। बस आपने 10th और 12th प्लस महाराष्ट्र का डोमिसाइल, तीनों चीजें हैं क्या। आपने 10th भी यहाँ से करी है, 12th भी यहाँ से करी है और आप बॉर्न भी यहाँ के हो या आपके पास डोमिसाइल यहाँ का है, तो आप टाइप A हो जाते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 10th 12th के लिए कोटा गया था, हैदराबाद गया था, लेकिन सर हूँ महाराष्ट्र का, तो वो टाइप B में आ जाता है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है कि 10th 12th कोटा गया था, हैदराबाद गया था पढ़ने के लिए, तो यहाँ से नहीं हुआ है 10th या 12th कोई भी एक चीज़, जैसे 12th नहीं हुआ है, 10th यही था सर 12th नहीं हुआ, तो वो टाइप B में आ जाता है। और मोस्टली हमारे बच्चे टाइप A टाइप B में ही होंगे। फिर ऐसे बच्चे जो टाइप A टाइप B दोनों नहीं है, मतलब डोमिसाइल वगैरह नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉई, अकॉर्डिंगली टाइप C टाइप D। एक रील बनाई थी मैंने बहुत क्लियरली बताने के लिए कि व्हाट इज टाइप ABCDE, वो देखना आप पक्के से, राइट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है। अब मैंने टाइप A सिलेक्ट कर लिया। जैसे टाइप E होता है कर्नाटका बॉर्डर में कौन रहता है, वो जो विलेजेस वाले बच्चे हैं कर्नाटका बॉर्डर के जो है वहाँ पे टाइप E हो जाता है। फिर जिसके पास डोमिसाइल नहीं है और वो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है पापा, या कर्नाटका बॉर्डर में भी नहीं रहता है, तो वो सीधा सीधा ऑल इंडिया सीट्स के लिए एप्लीकेबल होगा OMS। सर मैंने तो MHT-CET दी है, मैं बाहर से हूँ, बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, आप OMS होंगे क्योंकि आपके पास डोमिसाइल नहीं है। सो इफ डोमिसाइल इज नॉट देयर, राइट, आप सीधा OMS के तरफ आ जाते हो। फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हो गए, फॉरेन नेशनल्स हो गए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे होंगे, तो आपने कोई भी एक चूज करना होगा। तो लेटेस्ट से मैंने 10th 12th भी यही करा है और मेरा डोमिसाइल या बर्थ भी यही का है। मैं टाइप A में आ गया और मैं 7 प्रोसीड कर लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। टाइप A बताने का प्रूफ भी अब आपको देना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस, है ना, कि क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो देयर आर ऑप्शंस। बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, तो वो लगा सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप डोमिसाइल है तो डोमिसाइल लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा, LC जो कहते हैं, स्कूल लिविंग। कोई भी तीनों में से एक, सर मेरे पास दोनों है, कोई भी एक लगा लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर मेंशन्ड है कि आप यहीं से हो तो आपको डोमिसाइल बर्थ की जरूरत नहीं है, राइट। कोई भी एक चीज इसमें से चल जाएगी। सर स्कूल से लिविंग नहीं मिल रहा, डोमिसाइल लगा दो, राइट, तो इट्स ऑल ओके। तो ये पहली चीज हो जाती है। फिर आपको उसके बाद मेंशन करना पड़ेगा कि 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया।
राइट। तो ये जैसे ही आप मेंशन करोगे आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी कि आप, जैसे मैंने 10 12 दोनों नागपुर से किया है, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो राष्ट्र तुकडोजी महाराज हो गई है, ठीक है। सो RTMN जो है नागपुर यूनिवर्सिटी हो गई है मेरी, ऐसा हो जाता है। होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे आने लग जाता है। आप टाइप भी क्या होंगे, तो आपका डोमिसाइल कहाँ से है वो अकॉर्डिंगली फेच कर लेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना। सो आई एम श्योर आपने समझ लिया है कि होम यूनिवर्सिटी और ये सब कैसे होने वाला है फेच, ठीक है। सो टाइप ऑफ कैंडिडेचर, उसका प्रूफ, और फिर आपने 10 12 कहाँ से किया, बस इतना ही बताना है आपको। अपने आप वो आपकी होम यूनिवर्सिटी फेच कर लेगा, आपको नहीं दिमाग लगाना कि ये क्यों आया वो क्यों आया, ऑटोमेटिकली इट विल कंसीडर ना। आफ्टर दिस अब आपको कैटेगरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो यहाँ सिलेक्ट करोगे, यहाँ ड्रॉप डाउन होगा, ओपन, OBC, SC, ST, VJ, NT सब आएगा, SC BC राइट, सारा आएगा। ओपन कैटेगरी के हो, अब ये इनकम आपने ऑलरेडी मेंशन करी है, या ऑटोमेटिकली वहां से आएगी। अब यहाँ आप फिर से डाल नहीं सकते, और यहाँ पे अब क्योंकि इनकम 8 से कम है तो ये पूछेगा कि EWS के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्या, तो यू कैन सिलेक्ट यस और नो। अगर डॉक्यूमेंट है तो यस, और अगर नहीं है तो नो, सिंपल सी बात है ना। तो अगर मैं यस कर रहा हूं तो यहाँ बोलेगा क्लिक हियर फॉर फॉर्मेट, बट जरूरत नहीं है क्योंकि यू ऑलरेडी हैव EWS सर्टिफिकेट, तो ये प्रोफॉर्मा 5 की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी कास्ट क्या है, तो हिंदी है। ये सब EWS सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा कि आपके पास है या नहीं है, तो पूछता है सिलेक्ट EWS सर्टिफिकेट स्टेटस, कि क्या स्टेटस है। तो अगर मेरे हाथ में है तो आप कहोगे रिसीव्ड। यहाँ 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो बहुत बार अप्लाई करके सर मिलने वाला है, चल जाएगा, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। ओके, तो रिसीव्ड है तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो आपको बताना पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर क्या है, राइट। वो उसी पे होता है एप्लीकेशन नंबर, जब आपके पास रिसीट रहती है ना उसी ऊपर एप्लीकेशन नंबर होता है। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कब आपने अप्लाई किया था। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करोगे, इशूइंग अथॉरिटी आपके पास स्टैंप होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ लिखा होता है स्टैंप के ऊपर कि कौन सी अथॉरिटी का वो है, ठीक है। और कौन से तालुका से किया, अगेन स्टैंप पर ही वो तालुका भी लिखा होता है, स्टैंप हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर हो, दो में से एक जो होगा वहाँ पे अथॉरिटी का सब लिखा होता है। तो ये आपको फिल करना होगा अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में। अगर अप्लाई नहीं किया तो गड़बड़ है ना, फिर नहीं चलेगा, फिर आप इसका बेनिफिट ही नहीं ले पाओगे। एटलीस्ट यू हैव टू अप्लाई एंड यू शुड हैव रिसीट टू गो हेड, और एडमिशन से पहले आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। सेम फॉर अदर कैटेगरीज। आपने अगर SC कैटेगरी सिलेक्ट किया, लेटर से आप SC से बिलोंग करते हो, आई एम जस्ट टेकिंग अदर एग्जांपल्स। SC से किया तो भाई वो पूछेगा कि SC में भी कौन सा मंसूरी वगैरह वगैरह एक लिस्ट आएगा। NT2 में तो NT2 का भी वो पूछेगा। अगेन आपके पास सर्टिफिकेट क्या है कि नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, अवेलेबल, तो अवेलेबल पे टिक कर दिया। नॉन क्रिमिनल लेयर, लेटर से नॉन क्रिमिनल लेयर सर मैंने अप्लाई किया मिला नहीं है, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, वही सब। एप्लीकेशन नंबर कब किया है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो ये डिटेल्स आपको डालनी होती है, वो वहीं पे आपको मिल जाता है। जो आपको रिसीट मिली है उसके ऊपर ही ये रहता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, डोंट वरी। OBC में भी वही सारी चीजें, अगेन वही सारी चीजें लगेगी आपको कि यार आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो पहले कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो गया, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, ये सारी चीजें, ओके। सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह सब चीजें आपके पास वही होती है, तो ये आपको फिल करनी होगी, ठीक है। अगेन नॉन क्रीमी लेयर मस्ट है। मेरे पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे OBC के थ्रू, तो नॉन क्रीमी लेयर मस्ट है, सिलेक्ट करोगे कि अगेन अप्लाई अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है, सारी चीजें आप करोगे और सेव एंड प्रोसीड करोगे। अंडरस्टूड। तो ऐसे, तो आप ओपन के हो तो ओपन के लिए भरोगे, कोई भी एक ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। OBC हो तो OBC में ये सब दिखेगा, आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स हियर, राइट। SC के हो तो SC में दिखेगा, NT है तो NT के लिए दिखेगा। बस आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आपके पास वो तीनों सर्टिफिकेट्स है या नहीं है। SC को 2 लगते हैं और OBC को 3 लगते हैं, आपको पता है, ठीक है। NCL OBC को एक्स्ट्रा होता है, जो लगता ही लगता है, OBC SC BC VJ NT सबको। अंडरस्टूड। तो ऐसे होगा। तो लेट अस से आई गो विथ ओपन, मैं ओपन के थ्रू जा रहा हूँ, ओके। और मैंने यस कर दिया कि मेरे पास EWS है, फिर यहाँ पे कास्ट नेम भी लिख देता हूँ, ओके, और EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल कर देता हूँ। तो ये मेरा स्टेटस है फाइनली, ओके। मैं फाइनली इससे जा रहा हूँ। अगर आपका OBC हो तो OBC के थ्रू जाओगे, तो ऐसे फिल करके आप आगे बढ़ गए। तो आपने रिजर्वेशन के बारे में बात करी, कैटेगरी डिटेल्स। अब स्पेशल रिजर्वेशन के बारे में बात होती है, ठीक है। कैटेगरी के बाद अब आ गया आपका नेक्स्ट स्पेशल रिजर्वेशन। अब कौन कौन से स्पेशल रिजर्वेशन है, तो क्या PWD हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या डिफेंस हो, या TFWS हो, ये सब बताना पड़ेगा आपको। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। इस पैरेंट डिफेंस पर्सनल अगर है तो यस लिखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। इनकम ऑलरेडी आ गया है। TFWS के लिए अप्लाई कर रहे हो, डू यू वांट टू अप्लाई, अगर इनकम सर्टिफिकेट 8 से कम हो तभी आप हाँ कहना, और वैसे भी कट ऑफ हाई जाता है इसका, तो अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक ही फायदा है कि आपकी फीस पूरी माफ होती है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कट ऑफ बहुत हाई जाता है,
तो सोचना TFWS होता क्या है, अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है 8 से कम का, अदरवाइज आप बोलोगे इनकम नहीं है मेरे पास और मैं कैसे अप्लाई करूं, नहीं कर पाओगे। तो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये अप्लाई करना है नहीं करना है, यस नो वगैरह करोगे। इवन यहाँ ऑर्फन के ऊपर क्वेश्चन होगा कि आर यू एन ऑर्फन, तो आप नो कह सकते हो। ऑर्फन मतलब माता पिता जिसके नहीं है वो, ठीक। फिर उसके बाद में आता है माइनॉरिटी डिटेल्स। अब यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेचर, यस राइट। आपने हिंदी लिखा था ना स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो लिंग्विस्टिक हिंदी यहाँ आ सकता है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे टिक करो हिंदी, तो ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो है ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी आपको सिलेक्ट करना है, गेटिंग, क्योंकि यहाँ मदर टंग ऑलरेडी आ जाएगा, आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते। अरे सर मुझे गुजराती करना है, हो गया, वो पहले ही करना चाहिए था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले मदर टंग क्या लिख रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, ठीक है। अगर वहां मुस्लिम लिखा होता तो यार रिलीजियस भी, दोनों भी हो सकता है कि सर मैं गुजराती भी हूँ मुस्लिम भी हूँ, आप दोनों के लिए यहाँ अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो टिक टिक दोनों तरफ आप कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको अपनी माइनॉरिटी के बारे में बताना है कि बिलोंग करते हो कि नहीं। आप जानते हो माइनॉरिटी के बेसिस पे भी कई सारे कॉलेजेस है, पता है ना। सिंधी माइनॉरिटी के लिए कितने अच्छे अच्छे थाडोमल, वेसिट, हिंदी माइनॉरिटी के लिए ठाकुर है, लोकमान्य तिलक है, तेरना है, इवन GH रायसोनी है, बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है। तो जो लो परसेंटेज पे आपको दे देते हैं, तो ये माइनॉरिटी डिटेल्स भी आपको भरनी होगी। नेक्स्ट बच्चों, हमको हमारे 10th और 12th के मार्क्स डालने होंगे। तो पहले 10th के HSC बोर्ड कौन सा है ये आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, सीट नंबर क्या है, और फिर मार्क्स अपलोड करने होंगे। मैथ्स में कितना मिला, साइंस में कितना मिला, इंग्लिश में और एग्रीगेट। तो यहाँ मैंने डाला है ना, जो भी आप डालोगे ईयर ऑफ पासिंग एंड ऑल। 10th की मार्कशीट अपने सामने रखो और ये सारा फिल कर दो फटाफट फटाफट, 95 आउट ऑफ 100 ऐसे आपको डालना होगा। देन 12th के मार्क्स, तो जब आप 12th के मार्क्स HSC और इक्विवेलेंट डिटेल्स बोला जाता है, तो आपने HSC से क्या हो तो ये टिक करोगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया हो तो इधर टिक करोगे, ठीक है। तो मैं HSC पे जैसे ही टिक करता हूँ और भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे ही इस पे क्लिक करा तो देखो और खुल जाते हैं कि आपने प्लेस ऑफ HSC बोर्ड क्या है, इंडिया, अब्रॉड, तो आप सिलेक्ट करोगे। HSC बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे सारे बोर्ड्स आते हैं, सारे अलग अलग बोर्ड, जिसमें एक अपना महाराष्ट्र का भी बोर्ड रहेगा, तो काफी सारे बोर्ड्स आएंगे, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। पासिंग ईयर क्या है, सीट नंबर क्या है, ये आपको लिखना होगा। अपना नाम, तो अगेन 12th की मार्कशीट सामने रख के सब रखना है, करना है। तो अपना नाम क्या है 12th के सर्टिफिकेट पे, मतलब हमारे मार्कशीट पे, राइट, और फिर पास्ड एंड ऑल, तो ये सब लिखना होगा। तो आफ्टर फिलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, मदर्स नेम वगैरह भी है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको मार्क्स जो है वो खुद नहीं डालने होते। यहाँ पे गेट HSC डेटा, ये जो है इस पे क्लिक करना होगा, गेट HSC डेटा। वंस यू क्लिक ऑटोमेटिकली डेटा आने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे जो जो मेरे स्कोर्स है वो सारे आने लग जाएंगे, तो ये स्कोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बाई चांस फेच नहीं होते तो फिर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटो फेच होते रहेंगे, ठीक है। तो 10th और 12th के मार्क्स आप खुद डालोगे, 12th के ऑटो फेच हो जाएंगे गेट HSC डेटा के बाद। और उसके बाद अब लास्ट हुआ कि अगर आप JEE के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पूछेगा कि हैव यू अप्लाइड फॉर JEE मेंस, यहाँ पे 2026 आएगा, तो यस करोगे, ओके। और यस करने के बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये भी ऑटो फेच करेगा। गेट JEE स्कोर पे आप करोगे तो ऑटो फेच होके आएगा, नो बोला तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो JEE के स्कोर के थ्रू भी तो आप यस जरूर करिए, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, यस करके रख दीजिए। अगर आपने JEE दिया हो, भले ही 5% आया हो, 10% आया हो, इट्स ओके, ओके। तो जैसी डेट ऑफ बर्थ ये सब डाला तो यहाँ पे आपके स्कोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी वो सारा अब हमने कर दिया है। जिस भी कैटेगरी से हम अप्लाई कर रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले खुद का फोटोग्राफ और खुद का सिग्नेचर बना के रखो, है ना। आप JPG बना के रखो, है ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइज 4 KB से 100 KB के बीच में, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 रीसाइज वगैरह करके रखो। फोल्डर तैयार कर लो मेरे बच्चों, फोल्डर तैयार कर लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से हो आप, राइट, ये सब कर लेंगे। आप अपलोड करेंगे, यहाँ अपलोड का बटन होगा, राइट, तो अपलोड पे जाएंगे, ओके। पहले और अपलोड करेंगे, पहले तो फाइल चूज करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन जाओ, जहाँ पे भी है, कंप्यूटर में है, ड्राइव में है, और फिर अपलोड कर दो, ओके। थोड़ा ये सब समझना बराबर हो जाएगा आपसा। आफ्टर दैट कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी पूरी एक लिस्ट दिखेगी आपको, और ऐसे बटन होंगे, मतलब यहाँ क्लिक करोगे तो अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ क्लिक करके। जैसे सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, तो इंडियन नेशनलिटी के लिए, है ना, इंडियन नेशनलिटी के लिए क्या लगने वाला है, तो भाई LC लगा सकते हैं। तो अगर LC है तो और कोई जरूरत ही नहीं वहां, अगर इंडियन लिखा हुआ हो तो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, LC। अगर आपके पास LC नहीं है तो प्लेस ऑफ बर्थ का कोई और डोमिसाइल भी चल जाएगा, आपको पता है ना। तो ऐसे नहीं सर LC मिल नहीं रहा मुझे स्कूल से, कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने TFWS के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो ये लगेगा ही नहीं आपको, किसी भी चीज के लिए नहीं लगेगा, सिर्फ TFWS की वजह से ही आया हुआ है लिस्ट में, ठीक है। मैंने यस कर दिया था।
फिर उसके बाद में मैंने लिंग्विस्टिक हिंदी भी डाला था, तो इसलिए मुझे प्रोफॉर्मा ओ या अगेन एलसी पे अगर मेंशन हो तो चल जाएगा, अगर मेंशन ना हो तो प्रोफॉर्मा ओ सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। अगेन ब्रोशर जब आएगा तो उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए किया था तो प्रोफॉर्मा 5 बोर्ड है, लेकिन हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डायरेक्टली, तो यहाँ क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक करके जो है ना यहाँ पे, यहाँ क्लिक करके सारा अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आपको ये साइन दिखेंगे जब आप व्यू कर सकते हो। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सीईटी का स्कोर कार्ड, अगर जेईई तो जेईई का भी स्कोर कार्ड, तो ये सब आपको लगने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी हो, तो अकॉर्डिंगली आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी वो सब लगेगा। अब खास बात, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी अपलोड करते हो ना बच्चों, तो वहां पे हमें बारकोड नंबर भी डालना पड़ता है। तो ये होता है, ये बारकोड के नीचे जो होता है ना ईडी 2026 वगैरह वगैरह, ये होता है वो नंबर। आप जब अपलोड करोगे, देखो मैं लाइव फॉर्म फिलिंग करवाता हूँ हमारी डेल्टा काउंसलिंग बैच में। जिन्हें पता नहीं है, काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अब बहुत सही समय है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया हो, हेल्प चाहिए हो, तो यार हम हैं, राइट। काउंसलिंग हम करा रहे हैं डेल्टा 5.0 में। गणितंक ऐप पर जाके देखो, आपको सारी चीजें मिलेगी बहुत अच्छे से, हर चीज, रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, आगे अब कैप राउंड्स में लिस्ट कैसी होनी चाहिए, स्पॉट राउंड क्या होंगे, आईएलएस क्या होंगे, सब चीजों पे आपको अच्छे से गाइड करते रहेंगे। गणितंक ऐप पे आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये सब डालना होता है जब आप, यस, सो बारकोड के नीचे जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। या सो बारकोड के नीचे आपको ये सब डालना होगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा डालना है, तो या फिर यहाँ पे सारी चीजें आपको डालनी होगी। जब डॉक्यूमेंट्स आ रहे हो तो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट से हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये बारकोड के नीचे होता है और वो स्टैंप या जो टिक होता है ना, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। सो बारकोड नंबर वगैरह रखता है, आप देखना अपलोड के बाद। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद अब नेक्स्ट चीज है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज या फीस का आएगा। और बहुत बार कैफे वाले आपको कहेंगे अगर कैफे में तो भाई 600 रुपये दे, ऐसा नहीं है। यह ऐसा है कि अगर आपने पहले ओबीसी से करा हो और अब आप ओपन से कर रहे होंगे, आपने जब सीईटी थी तब आप ओबीसी कैंडिडेट थे तो आपको फीस जो है वो कम लगी, या एससी कैंडिडेट थे आपको फीस जो सीईटी एग्जाम के लिए लगी थी वो कम लगी, लेकिन अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ओपन की तरफ आए तो यू नीड टू पे द डिफरेंस फी। अब इस बच्चे का सेम कैटेगरी तो इसको आएगा नील, यानी कुछ भी पे नहीं करना, फीस टू बी पेड। आप आखिरी वाला कॉलम देखना, आखिरी वाला कॉलम देखना, अगर नील है मतलब कुछ पे नहीं करना है, नहीं तो कैफे वाले बहुत बार 600 रुपये दे दे ऐसा बोल देते हैं और आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अगर नीचे नील आया तो करना नहीं है आपको कोई पेमेंट, अगर नीचे 200 आया तो आपको यही ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। 7 प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पूरा एप्लीकेशन खत्म हो गया है, अब एप्लीकेशन को प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरा पूरा एप्लीकेशन खत्म हो गया है, 7 प्रोसीड। बच्चों ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा एप्लीकेशन आपको फिल करना होता है, आप कहीं भी कोई भी स्टेप में सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो 7 प्रोसीड किया इसके बाद, और फिर आपको पूरा एप्लीकेशन जो है वो दिखने लगेगा नीचे, पूरा नाम वगैरह वगैरह हर चीज। तो इसको पूरा ठीक से देखना, प्रिंट करना, आप पूरे एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के रखना, क्योंकि वही आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना होगा और इसी पे, इस प्रिंट पर ही आपको स्टैंप मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, ठीक है। तो 10-12 दिन मिलते हैं। और आपको बता दूं, जब मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं तो अभी के अभी नोटिस आया हुआ एक कि आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, ऐसा एक नोटिस आया, मैं नोटिस दिखा दूँ आप लोगों को। जस्ट अभी मैं शूट कर ही रहा था एंड मुझे ये मिल जाता है कि FE 2026 नाम की एक वेबसाइट है जो हम आगे से यूज करने वाले हैं, और वहां ये नोटिस दिख रहा है, डेट्स दिख रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के डेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं कि 2 तारीख से 12 तारीख, यानी अभी से अब रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाओ आप लोग, सारे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना लो। 10-12 दिन का समय मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना होगा 3 से लेकर 13 तारीख तक। तो रजिस्ट्रेशन करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मेरे बैच के बच्चे, डेल्टा वाले बच्चे, हम साथ में रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर से कह दूं, हम रजिस्ट्रेशन लाइव करेंगे, साथ में करेंगे। मैं एक बच्चे का करूंगा और आप बाकी खुद का साइमल्टेनियसली कर सकते हो। लैपटॉप पे करना बेटर होगा, ठीक है, फोन पे गलतियां हो सकती हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे और आपको वेरिफिकेशन के लिए जाने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन के भी 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। फिजिकल ऑफलाइन प्रीफर करो, ये मेरा सजेशन होगा। अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी ठीक है। ओके, डेट्स याद दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे 15 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। ओके, 16, 17, 18 को कुछ ग्रीवियंसेस है, एंड 20 के आसपास जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये डेट्स पे स्टार है, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। सो हमें कॉलेज लिस्ट ये 20 तारीख के बाद लगेगी। ओके, ये ध्यान रखना आप। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आप लोगों को, जब आप पूरा फॉर्म फिल करते हैं, ओके, जब आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे
सो यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर देते हो और आपका फॉर्म जनरेट होता है, यहाँ जब कैटेगरी के आगे कभी कभी स्टार भी आ जाता है, स्टार, SCVC स्टार, इसका मतलब ये होता है जब SCVC या OBC और आगे ऐसा आ गया ना $, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, यानी आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये लेके आओ, टोकन नंबर लेके आओ, एप्लीकेशन नंबर लेके आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी मिलना बाकी है, ये बताता है। डरना मत, सब सही है। ओके, सो ऐसे कई सारे और भी क्वेश्चन होंगे, आप नीचे डालते रहो, मैं हर सवाल को ठीक से आंसर करूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप जान लो, आराम से देख लो, सिंपल प्रोसेस है। और फिर से कहता हूं, डेल्टा वाले बच्चे जल्दीबाजी मत करना, है ना, हम साथ में लाइव फॉर्म फिलिंग करेंगे, सारे फॉर्म फिलिंग लाइव करेंगे बच्चा, ठीक है। ओके, कब होगा क्या होगा तो आपके ग्रुप्स में मैसेज आ जाएगा, सबसे पहले होगा, फटाफट होगा। ओके, अभी ओपन नहीं हुआ है, आई कुड सी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस डेट्स देके उन्होंने छोड़ा हुआ है। जब भी स्टार्ट होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स और हर जगह आपको मैसेज मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।